नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मजेदार वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का शीर्षक है इडियोसिंक्रेसी। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इडियोसिंक्रेसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, स्पेशली इडियोसिंक्रेसी का क्लिनिकल यूज। जी हां दोस्तों, ये एक ऑर्गेनन का टॉपिक हुआ करता था, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इसके बारे में बताया गया है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ग्रेजुएशन की स्टडी के दौरान हमने इस टॉपिक को नजरअंदाज करा होगा और ये एट दैट टाइम इट इज नॉट सच ए इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस, हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। पर दोस्तों, अगर आप लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस की लाइन में आए हैं या फिर आने वाले हैं या फिर आप न्यूली बिल्ड डॉक्टर हैं या आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोस्तों उस प्रैक्टिस के अंदर इडियोसिंक्रेसी का कंसिडरेशन, स्पेशली द क्लिनिकल कंसिडरेशन ऑफ इडियोसिंक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक लाजमी सा है, इसके बारे में कुछ ना कुछ एक वीडियो बनना चाहिए। तो व्हाट इज इडियोसिंक्रेसी? इडियोसिंक्रेसी मतलब एक प्रकार का हाइपर रिएक्टिव पेशेंट। जैसा कि हम ससेप्टिबिलिटी के बारे में क्या जानते हैं कि भाई एक बंदा जिसके रिएक्शन का पावर है उसकी ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, क्योंकि वी आर एज अ ऑर्गेनिज्म, इस नेचर में कोई भी चीज है, कोई भी जीव है, अब चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर हो, चाहे वो मनुष्य हो, हम सब दोस्तों रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू रिएक्ट द स्टिमुलाई, कि जब भी किसी तरह की स्टिमुलाई आएगी तो लाइफ का पर्पस है उस स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन देना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और उस रिएक्शनरी पावर को हैनीमैन सर ने ससेप्टिबिलिटी बोला। और ससेप्टिबिलिटी का हमको कहाँ काम है? ससेप्टिबिलिटी का हमको काम होता है मेडिसिन की डेप्थ और पोटेंसी को सिलेक्ट करने में, कि अगर बहुत हाई ससेप्टिबिलिटी का पेशेंट है तो उसको बहुत ज्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन हायर पोटेंसी में नहीं देते, उसको कम पोटेंसी में ही मेडिसिन देनी पड़ती है, बिकॉज ही हैज वेरी गुड रिएक्शनरी पावर। इन द सेम मैनर अगर बंदा लो ससेप्टिबिलिटी का है तो उस लो ससेप्टिबिलिटी के पेशेंट को कई बार हायर पोटेंसीज डिप्लॉय करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी रिएक्शनरी पावर इतनी ज्यादा नहीं। अब ये तो रही ससेप्टिबिलिटी। और व्हाट इज इडियोसिंक्रेसी? दोस्तों, अटरली हाईली ससेप्टेबल पेशेंट, व्हेनेवर द ससेप्टिबिलिटी टचेस द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड, उस हाईली सबसे ज्यादा बड़े ससेप्टेबल पेशेंट को हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। और दोस्तों, वही पेशेंट जो बहुत ससेप्टेबल है, मतलब उसकी रिएक्शनरी पावर तो क्या है, वो आफत है उसके लिए। वो रिएक्शनरी पावर नहीं बोलेंगे, उसको स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन नहीं बोलेंगे, वो है नौटंकी। सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं नौटंकी में की श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, और वो इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है कि वो मेडिसिन इन द लीस्ट, कम से कम पोटेंसी में, ठीक है ना, मेडिसिन इन द वेरी क्लिनिकल फॉर्म में, बिल्कुल बहुत शॉर्टली प्रूवन मेडिसिन भी अगर इन लोगों को देते हैं ना, तो ये प्रूव करने बैठ जाते हैं। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि ये हमको इडियोसिंक्रेसी का टॉपिक सबसे पहले होम्योपैथी में कहां आया, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हमको एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर इडियोसिंक्रेसी के ऊपर क्यों ध्यान देना चाहिए। अब इस दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक हैनीमैन सर ने अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में अफोरिज्म नंबर 170 में इसका जिक्र करा था कि इडियोसिंक्रेटिक पर्सन जो रहता है ना, उसका माइंड से लेके उसकी बॉडी प्लस उसका वाइटल फोर्स और उसकी रिएक्शनरी पावर, ये इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है ना कि ये लोग बहुत अच्छे प्रूवर होते थे। एक्चुअली अफोरिज्म नंबर 117 में हैनीमैन ने ये चीज बताया कि व्हाइल दे वर हंटिंग फॉर द हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स फॉर द ड्रग प्रूविंग के लिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ड्रग प्रूविंग के लिए हमको लगता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग। और एट दैट टाइम ड्रग प्रूविंग अपने इनिशियल फेज में थी कि हैनीमैन सर इसके ऊपर चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम कैसे करें इस चीज को। और उसी समय ये अतरंगी ग्रुप ऑफ द पेशेंट हैनीमैन सर से टकराया, क्योंकि उनकी प्रूविंग के दौरान कुछ पेशेंट ऐसे पक्के होते थे कि उनको, मतलब वो जनरली प्रूविंग के लिए क्रूड फॉर्म में ड्रग दिया जाता था। जैसे चाइना की प्रूविंग हैनीमैन सर ने जो की थी, जहां से होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई, वो सिंकोना बार्क का काढ़ा या फिर मदर टिंचर को 1-2 ड्राम लेके प्रूव हुआ था। पर दोस्तों, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट बिल्कुल इतना भैरंड होता है कि वो पोटेंसी में भी दवाएं उसको दोगे ना तो ये साला प्रूव करने लगता है। एंड दैट इज द मेन रीजन, उनकी जो हाइपर एक्टिविटी बॉडी की होती है, उनके माइंड की हाइपर एक्टिविटी आती है, उनकी बॉडी की हाइपर एक्टिविटी रहती है, प्लस उनकी ससेप्टिबिलिटी भी बहुत हाइपर एक्टिव स्टेट में होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसे पेशेंट को हैनीमैन सर ने अफोरिज्म नंबर 117 में साफ कह दिया है कि ये इनक्यूरेबल है। क्यों इनक्यूरेबल है? कि आपकी रिएक्शनरी पावर का, आपकी ससेप्टिबिलिटी का एक छोटा सा ब्रैकेट होता है। आप कॉमन सेंस लगाइए, एक ब्रैकेट होता
होता है, उस ब्रैकेट से नीचे ससेप्टिबिलिटी है तो उसको क्या कहते हैं कि बहुत ही कम ससेप्टिबिलिटी है। और वो ससेप्टिबिलिटी इतनी कम है कि वो ससेप्टिबिलिटी के कारण रिएक्शनरी पावर इतनी कम है कि जरूरत से ज्यादा कम ससेप्टेबल पेशेंट भी इनक्यूरेबल होता है। आप याद रखिए, क्योंकि भाई आप मेडिसिन दोगे, वो साला रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्या कर लोगे आप? मेरी बात समझ रहे हैं कि मैंने मेडिसिन दी तो उस मेडिसिन का रिस्पॉन्स आने के लिए एक रेंज होती है ससेप्टिबिलिटी की। उस रेंज के अंदर अगर ससेप्टिबिलिटी है तो ही पेशेंट बेटरली इंप्रूव होगा। बट अगर ससेप्टिबिलिटी उस थ्रेशोल्ड से नीचे है, बहुत ही ज्यादा लो ससेप्टिबिलिटी का पेशेंट है, दोस्तों आपकी मेडिसिन के जवाब में उसकी बॉडी रिएक्शन नहीं देगी, आपकी मेडिसिन काम नहीं करेंगी, एंड दैट इज व्हाई दैट पेशेंट इज कॉल्ड इनक्यूरेबल बाय डॉक्टर हेनीमैन। और उसी तरह से अगर ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है पेशेंट की, अतः मतलब इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसको हम कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं कि यार इडियोसिंक्रेटिक पर्सनालिटी बोलने के लिए। तो दोस्तों अगर उसी तरह से जिस तरह से लोअर ससेप्टिबिलिटी किसी काम की नहीं है, इन द सेम मैनर मित्रों, अगर बहुत हाईली ससेप्टेबल पेशेंट होगा या फिर इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट होगा, उस पेशेंट को भी हेनीमैन सर ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि दीज पीपल्स आर इनक्यूरेबल। ठीक है ना। अब जहां तक हमारे पास एक पेशेंट आता है, अब उसका क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि सबसे पहले हाई ससेप्टिबिलिटी या फिर इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट के अंदर आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पेशेंट है अगर आपने इसका इलाज चालू करा, ये आपकी नाक में दम करके रखने वाला है। मतलब ये आपको हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन आपको मुंह उठा के फोन लगा देगा कि सर अब तो मेरे को ये होने लग गया, आपने दवा दी थी, अब तो सर मेरे को ऐसा हो रहा है, अब तो मेरे को वैसा हो रहा है। तो कुल मिला के मेंटल लेवल पे भी इनको संभालना बहुत कठिन रहता है। फिजिकल पे तो इनकी बॉडी है ही नहीं किसी काम की कि कायदे से मेडिसिन अंदर जाएगी और उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए ना। एक पॉजिटिव रिएक्शन होगा, एक आर्टिफिशियल डिजीज बनेगी जो हमारी मेडिसिन से बनी है, तब जाके वो नेचुरल डिजीज को किक आउट करेगी। पर हाँ, इनके साथ ऐसा नहीं है। मेडिसिन इनके शरीर में जाने के बाद दोस्तों कुछ अलग ही चीजें पैदा करने लगती है, कुछ अलग ही डायमेंशन पे बातें चली जाती हैं। एंड दैट इज व्हाई हेनीमैन सेड दैट इडियोसिंक्रेटिक पर्सन्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इनक्यूरेबल। ये इनक्यूरेबल होते हैं और इनके इलाज करने का कोई अर्थ नहीं, और वो क्योंकि उसकी बॉडी क्यूरेबल ही नहीं है। तो दोस्तों अब पेशेंट है, एज ए डॉक्टर हमको केस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को स्ट्रेट फॉरवर्डली मना नहीं कर सकते ना। तो आप ऐसे पेशेंट के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखें। पहले, बहुत ज्यादा डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी के बनस्पत आप क्लिनिकल शॉर्ट प्रूवन मेडिसिन दें इसको। ऐसी मेडिसिन जिसकी प्रूविंग बहुत ज्यादा नहीं हुई, जिनका ड्रग पिक्चर बहुत बड़ा नहीं। मेरे कहने का मतलब है बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन से काम मत करो इन पे, इनके ऊपर सुपरफिशियली शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन दो, पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, इनके लिए पोटेंसी लीस्ट आप यूज करो। सबसे कम पोटेंसी जो आपके पास अवेलेबल है, आपको उसी पोटेंसी में इन लोगों का इलाज करना है। क्योंकि अगर आपने गलती से भी हायर पोटेंसी डिप्लॉय करी और इत्तेफाक से अगर वो हायर पोटेंसी एक डीप एक्टिंग मेडिसिन की हुई, तो दोस्तों इनके अंदर रिएक्शन ऐसा होता है, ये लोग मेडिसिन को प्रूव करने लगते हैं। ये सबसे अप्रोप्रिएट प्रूवर होते थे एक टाइम पे, क्योंकि इनके अंदर प्रूविंग की जाती थी और इनके अंदर सिम्टम्स का रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे से होती थी, ज्यादा प्रॉपरली होती थी। ठीक है ना। तो आपको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस तरह से काम आएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई हाउ विल वी गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट आवर पर्सन इज इडियोसिंक्रेटिक है, हमको कैसे पता लगेगा कि वो इडियोसिंक्रेटिक है? दोस्तों उसकी जो हिस्ट्री है उसका सबसे पहले मेंटल फ्रेम में इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट के हिस्टेरिकल सिम्टम्स होते हैं। मतलब उनका रिएक्शन, जिस तरह से शरीर उनका कोई भी चीज को बहुत एब्रप्टली रिएक्ट करता है, इन द सेम मैनर उनका माइंड भी बहुत एब्रप्टली रिएक्ट करता है। आप उनसे बात करेंगे और उनकी जो हिस्ट्री लेंगे तो आपको आते से ही पहले इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट का सबसे पहले रोना ये होगा, वो कोई ना कोई एक दवा का नाम लेगा, सर आप ये दवा तो मुझे नहीं दे रहे हो। आप पूछोगे क्यों? बोले नहीं मेरे को लास्ट टाइम वो डॉक्टर साहब ने दी थी, मेरे को रिएक्शन हो गया था, मेरे को बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाते हैं, मेरे को खाने पीने का बॉडी में बहुत जल्दी मेरे को एलर्जी हो जाती है, मेरे को हर चीज रिएक्ट कर जाती है, पैरासीटामोल नहीं खा सकता, मैं सिट्रेजिन नहीं खा सकता, मैं होम्योपैथी में मेरे को कई एक बोलते हैं बोले कलकेरिया की एलर्जी, कई बोलते हैं बोले मुझे सल्फर से एलर्जी। ठीक है ना। तो ऑल दीज पेशेंट हु नोज वेरी वेल अबाउट देमसेल्फ, ठीक है ना, उनको उनके बारे में बहुत अच्छा से पता है। क्यों? क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मेडिकल इंसिडेंट इनके साथ हुए हैं इनकी इडियोसिंक्रेसी के द्वारा। तो वो जब नरेशन आप सुनेंगे अपने सामने उस पेशेंट का, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे ठीक ठीक कि हाँ भाई ये है साला इडियोसिंक्रेटिक और इसको संभल के ट्रीट करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप सबके बहुत काम आएगा। आने वाले वीडियो में और हर सैटरडे को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय निकाल के वीडियो देखने के लिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।